दोस्तों नमस्कार। हिंदी दृष्टि के यूट्यूब चैनल पर मैं हुकुम सर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी आज की कहानी है शरण दाता। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखित यह कहानी भारत पाक विभाजन की विभीषिका पर आधारित है। यह घटना उस समय की है जब हमारा देश आजाद हो गया था। हमारा देश एक ओर जहां आजादी के जश्न में डूबा था, वहीं दूसरी ओर सांप्रदायिक दंगों की हवा पूरे भारत को झुलसा रही थी। भारत पाक विभाजन ने लोगों के बीच इतनी दूरियां बढ़ा दी थी कि सरगर्मी इतनी तेज हो गई थी कि एक हिंदू दूसरे मुसलमान को और दूसरा मुसलमान एक हिंदू को बिल्कुल देखना नहीं चाह रहा था। आपसी में इतना तनाव हो चुका था कि लोग एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे थे। भारत से लोग भर भर कर पाकिस्तान जा रहे थे, वहीं पाकिस्तान से हिंदू भर भर कर भारत आ रहे थे। स्थितियां इतनी तनावपूर्ण हो गई थी कि देखते ही देखते पूरी सीमाएं खून से लहूलुहान हो गईं। इसी बीच हमारे दो किरदार देवेंद्र लाल और रफीकुद्दीन की अटूट दोस्ती की कहानी को दिखाती शरणदाता कहानी अज्ञे जी के द्वारा प्रस्तुत की गई है। आज उसका वाचन मैं यानी हुकुम सिंह के द्वारा किया जा रहा है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी शरणदाता। शरणदाता कहानी के दो प्रमुख पात्र देवेंद्र लाल और रफीकुद्दीन। भारत पाक विभाजन होने के बाद दोनों का निवास स्थान लाहौर था, जो अब पाकिस्तान में आ चुका था। पाकिस्तान से यह फरमान आ चुका था कि जितने हिंदू हैं वो भारत जा सकते हैं। देवेंद्र लाल अपने सभी मित्रों के साथ और रिश्तेदारों के साथ वापस भारत आने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन आखिरकार एक बार फिर से दोस्ती सामने आड़े आ गई। रफीकुद्दीन ने देवेंद्र लाल को रोकते हुए कहा, भाई देवेंद्र लाल, ये बताओ, जब तुम हमारे बचपन के मित्र हो, यहीं जन्मे यहीं पले बढ़े, हम सब साथ खेले, तो क्या हमारी दोस्ती इतनी कच्ची है जो तुम हमें छोड़कर भारत चले जाओगे? देवेंद्र लाल ने कहा, भाई रफीक, मुझे आपसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हैं कि हमें जाना पड़ रहा है। हम भी आपसे बिछड़कर कहां खुश हैं, लेकिन क्या किया जाए, होनी को कौन टाल सकता है? रफीकुद्दीन ने कहा, हालातों का क्या है देवेंद्र, आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे, लेकिन एक बार हम और तुम बिछड़े तो हमारे बचपन की मित्रता टूट जाएगी। कहीं ना कहीं दिलों में दूरियां आ जाएंगी। ये वैमनस्यता जो दोनों देशों के बीच फैली हुई है, कहीं ना कहीं हमारे भी बीच दूरियों को बढ़ा ही देगी। इसलिए मेरा विशेष आग्रह है कि तुम यहीं रुक जाओ। बाकी आपके रिश्तेदार जा रहे हैं तो उन्हें जाने दो। अगर स्थितियां कभी खराब होती हैं तो तुम वापस अपने देश चले जाना, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आज नहीं तो कल सीमाओं पर जो तनाव है वो समाप्त होगा और फिर से चीजें सकुशल शांतिपूर्वक चलेंगी। विशेष आग्रह करने पर और बार बार लगातार कहने पर देवेंद्र लाल को आखिरकार रुकना पड़ता है, क्योंकि रफीकुद्दीन की मित्रता कोई उसकी आज की ना थी। बचपन में इन्हीं गलियों में वह रफीकुद्दीन के साथ आराम से गिल्ली डंडा खेलता था, और आज उस दोस्त की बार बार विनती के बाद भला वो छोड़कर जाता भी तो कैसे। देवेंद्र लाल के सारे रिश्तेदार वापस भारत निकल चुके थे, लेकिन देवेंद्र लाल वही अपने मित्र के आग्रह पर उसके साथ ही लाहौर में रह जाता है। देवेंद्र लाल के साथ ही साथ वहां पर अभी 10-15 मकान हिंदुओं के और थे। जिस बस्ती में रफीकुद्दीन रहता था, 2-4 मकानों को छोड़कर हर एक मकान वहां पर हिंदू का दिखता था। लेकिन थोड़े ही दिन बाद देखते ही देखते कई मकानों में ताले लगने शुरू हो गए, और आखिरकार सिर्फ एकमात्र मकान देवेंद्र लाल का ही उस बस्ती में रह गया। देवेंद्र लाल का एकमात्र मकान होने की वजह से आसपास के लोग उन्हें दूसरी नजर से देखने लगे थे। सिर्फ रफीकुद्दीन की मित्रता की ही वजह थी जिसकी वजह से देवेंद्र लाल अभी सकुशल वहां पर रह रहे थे, लेकिन उस दबाव को झेल नहीं पा रहा था। देवेंद्र लाल समझ चुका था कि रफीकुद्दीन के लिए यहां पर अब मुझे रोक पाना बहुत आसान नहीं है, लेकिन समय बीत चुका था। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ने की वजह से अब सीमाओं को सील कर दिया गया था। आवागमन कुछ दिन के लिए बाधित हो गया था, और देवेंद्र लाल अब चाह कर भी भारत वापस
कुछ समय के लिए नहीं आ सकता था। स्थितियां बद से बदतर होने लगी। दंगाई आए दिन रफीकुद्दीन के घर आते और उससे कहते कि जब हमारे भाई वहां नहीं रह सकते तो फिर देवेंद्र लाल यहां कैसे रह सकता है। सिर्फ तुम्हारी मित्रता के वास्ते इसे हमने कुछ दिन तक के लिए छोड़ रखा है। अगर एक हफ्ते के अंदर देवेंद्र लाल इस मकान को छोड़कर नहीं गया तो हम इसे मकान सहित जिंदा जला देंगे। दंगाइयों की इस बात को सुनकर रफीकुद्दीन सहम गया, लेकिन देवेंद्र लाल से उसकी कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। वो जानता था कि उसी के कहने पर, उसी के आग्रह करने पर ही देवेंद्र लाल यहां पर रुका है, और अगर ऐसी भयावह स्थिति का वह उसके सामने वर्णन करेगा तो देवेंद्र लाल डर जाएगा, और उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी तो रफीकुद्दीन की थी। रफीकुद्दीन मन ही मन कुहने लगा, लेकिन उसने देवेंद्र लाल से कुछ ना कहा। आखिरकार एक हफ्ता बीतने को हुआ। एक दिन देवेंद्र लाल ने जब रफीकुद्दीन को बहुत परेशान देखा तो उससे उसकी परेशानी का कारण पूछ लिया और अपनी मित्रता का वास्ता देते हुए बोले कि भाई रफीक, मुझसे क्या छिपाना, जो कुछ है खुलकर कह दो, हम हर समस्या का समाधान मिलकर कर लेंगे। आखिरकार मजबूर होकर के रफीकुद्दीन को उस पूरी घटनाक्रम को देवेंद्र लाल को बताना पड़ा। देवेंद्र लाल समझ चुके थे अब यहाँ पाकिस्तान में उसका आसरा बन पाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन वापस भारत जाने का भी रास्ता बंद हो चुका है। ऐसी स्थिति में उसके लिए भारत आना भी मुमकिन ना था। रफीकुद्दीन ने एक रास्ता निकाला। रफीकुद्दीन ने कहा, भाई मेरे मित्र, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ दिनों के लिए अपना ये मकान छोड़ दो, क्योंकि स्थितियां बहुत सामान्य नहीं हैं। रफीकुद्दीन ने देवेंद्र लाल से कहा कि मेरा एक मित्र है गैराज मालिक अताउल्लाह, मैं चाहता हूं कुछ दिनों के लिए तुम यह मकान छोड़कर उसके यहां ही चले जाओ, क्योंकि यहां पर दंगाइयों का प्रतिदिन आना जाना रहता है और मैं तुम्हारी सुरक्षा को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं हूं। मेरे मित्र, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। देवेंद्र लाल ने रफीकुद्दीन की आंखों में आज अपने लिए डर देखा था। उस डर को देखकर देवेंद्र लाल भी सहम गया। दंगाइयों का रोज रोज आना, इतना बड़ा हुजूम, एक व्यक्ति के पीछे वाकई उसकी जान हलक में अटक चुकी थी। कब किस दिन उसके घर पर हमला हो जाए, कब किस दिन उसे जिंदा जला दिया जाए, ये उसे मालूम ना था। वह अपने निर्णय पर विचार तो कर सकता था, लेकिन उसे बदल नहीं सकता था। चीजें बद से बदतर होती चली जा रही थी। देवेंद्र लाल के लिए अब रफीकुद्दीन की इस बात को मानने के सिवा कोई और चारा भी तो ना था। देवेंद्र लाल आखिरकार अताउल्लाह के मकान में रहने के लिए बेबस हुआ। अताउल्लाह, जिसे वो जानता भी ना था। हां, अताउल्लाह रफीकुद्दीन का एक पुराना मित्र था जो मोटर गैराज चलाता था। आखिरकार देवेंद्र लाल अताउल्लाह के उस मकान में रहने पहुंच गया, लेकिन वह मकान न था, वह तो खंडहर था, और वो भी ऐसा खंडहर जो सिर्फ एक कमरे में था। देवेंद्र लाल उस कमरे से बाहर ना निकल सकते थे। उस कमरे में सिर्फ दूर से एक रोशनदान था, जिसकी सूरज की हल्की सी रोशनी उस कमरे में आया करती थी। वहां एकमात्र दरवाजा था जो उसी गैराज के पास से खुलता था, जो दिन भर बंद रहता था। देवेंद्र लाल के लिए बाहर की हवा ले पाना, बाहर की सांस ले पाना संभव न था। उसी कमरे में एक बिलार भी था, जो बिलार कुछ दिन बाद देवेंद्र लाल का मित्र बन बैठा था। उस एकाकी जीवन में देवेंद्र लाल का उस बिलार के सिवा और बचा ही कौन था। देवेंद्र लाल उस बिलार के साथ खेलता, खाली वक्त में अपना समय बिताता, अपनी बेबसी पर कुहता कि इतना ज्यादा उसने बंदिश में तो अपने आप को कभी ना पाया था। एक कमरे में क्या उसे अब पूरा जीवन काटना पड़ जाएगा? इसी अंतर्द्वंद में वह लगातार कुहता रहता, लेकिन उसका कोई समाधान उसके पास ना होता। 2 वक्त का खाना उसे सुबह और शाम एक नौकर
आकर दे जाता और उसके बाद चुपचाप फिर से वह दरवाजा बंद कर लेता। देवेंद्र लाल स्वयं खाना खाता, उसके बाद बचा हुआ खाना बिलार को खिला देता। बिलार लगातार उसके साथ रहने की वजह से उसका बहुत मित्रवत हो गया था। बिलार भी उसके साथ अब खेलने लगा था। दोनों इतना घुल मिल गए थे जैसे दोनों ही सच्चे दोस्त हो गए हों। इधर दीवार के दूसरी ओर अक्सर कुछ आवाजें देवेंद्र लाल को सुनाई देती। कभी जुलूस का एक बड़ा हुजूम उधर से जाता हुआ गुजरता तो देवेंद्र लाल की आत्मा सहम जाती। आखिरकार उसने एक दिन एक मधुर सी आवाज सुनी, एक पतली सी मधुर सी आवाज जिसने कहीं ना कहीं उसके हृदय में एक प्रेम का बीज बो दिया। वो कौन थी, उसका क्या नाम था, या देवेंद्र लाल को कुछ मालूम ना था, लेकिन हां, जो भी था उसकी आवाज उसे बड़ी प्यारी लगी। कुछ दिन के बाद उसे पता चला वह प्यारी आवाज किसी और की नहीं बल्कि जेबुन्निसा की थी, जो कि अताउल्ला की बहन थी। कहीं ना कहीं प्रेम का एक बीज देवेंद्र लाल के मन में उमड़ने घुमड़ने लगा। कहां तो उसे जान के लाले पड़े थे और कहां वह इस प्रेम और राग के बीच में उलझ कर रह रहा था। प्रेम और राग का यह नशा उस पर बहुत समय तक ना रह सका, क्योंकि आज शाम को ही दंगाइयों का एक हुजूम अताउल्ला के घर पर भी आ गया और उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि तुमने किसी भारतीय हिंदू को यहां पर शरण दे रखी है। अताउल्ला ने कहा, नहीं भाई, आपने जैसा भी सुना है, जिससे भी सुना है, वह गलत है। यहां कोई हिंदू नहीं रहता, आप स्वयं चाहे तो मकान देख सकते हैं। उन दंगाइयों ने मकान के अंदर जा जाकर हर एक कमरे को देखा। ऐसी स्थिति में वह छानबीन करके वापस लौट गए और जब वापस गए तब जाकर देवेंद्र लाल की जान में जान आई। देवेंद्र लाल समझ चुके थे कि वह यहां पर भी सुरक्षित नहीं है। देवेंद्र लाल जब अपना मकान छोड़कर यहां आए थे, उसके दूसरे ही दिन उन दंगाइयों ने उनका वह मकान भी जला दिया था। देवेंद्र लाल का अब अपना यहां कुछ भी ना रह गया था। वो समझ गए थे यहाँ की हमारी जमीनें अब हमारी नहीं है, यहाँ का हमारा मकान अपना नहीं है, यहाँ का कुछ भी अपना नहीं है। अपना देश, अपना मुल्क भारत ही है, जहां मुझे बहुत पहले चले जाना चाहिए था, लेकिन उस एक गलती की वजह से आज वो पाकिस्तान में परतंत्रता में रहने को मजबूर था और कब उसकी जान निकल जाए उसे भी मालूम ना था। लेकिन वो संघर्ष कर रहा था, उसने हिम्मत ना हारी थी। कहीं ना कहीं अताउल्ला भी उसका साथ दे ही रहा था। अचानक एक दिन कुछ परिवर्तन होता है। आज खाना लेकर कोई नौकर ना आता है, एक स्त्री आती है। जब तक पलट कर देवेंद्र लाल उसे देखता तब तक वो मुड़ कर जा चुकी थी। देवेंद्र लाल ने खाना उठाया और खाने को तत्पर हुआ। वह जैसे ही खाना खाने चलता है, रोटी के अंदर उसे एक चिट्ठी मिलती है और चिट्ठी में लिखा था कि खाना बिलार को खिलाने के बाद ही खाना। देवेंद्र लाल समझ नहीं पाता है कि आखिर इस बात का मतलब क्या है। कहीं किसी ने उसके साथ कोई मजाक तो नहीं किया। लेकिन ऐसी स्थिति में जब चारों तरफ सांप्रदायिक दंगे फैले हों, चारों तरफ तनाव हो, तो भला उसे मजाक कोई क्यों करेगा। फिर उसने सोचा कहीं कोई मेरा शुभचिंतक तो नहीं। आखिर इस खाने में ऐसा क्या हो सकता है जो इस चिट्ठी में लिखा है कि खाना बिलार को खिलाने के बाद ही खाना। देवेंद्र लाल यह सोचने को मजबूर हो गया। आखिरकार देवेंद्र लाल ने यह निर्णय लिया कि अब वह यह खाना बिलार को खिलाने के बाद ही खाएगा। उसे शंका हो गई थी, शायद खाने में ही कुछ मिला हुआ है। देवेंद्र लाल ने आखिरकार बिलार की तरफ प्रेम भरी नजरों से देखा और बिलार भी मानो यह इंतजार कर रहा था कि कब देवेंद्र लाल खाना खाएं और उनके खाने के बाद बचा हुआ खाना बिलार को भी खाने को मिले। लेकिन देवेंद्र लाल ने बिलार की आंखों में इस कदर देखा कि जैसे वो बिलार की जान लेने जा रहा हो। आज देवेंद्र लाल की आंखें मानो यह कह रही हो
कि मेरे मित्र बिलार, मैं भी तुम्हारे साथ वही करने जा रहा हूं जो मेरे मित्र ने मेरे साथ किया। आज जिस मित्रता की मैं दुहाई दे रहा हूं, आज जिस मित्र के कहने पर मैं यहां रुक गया, वो मित्र दोबारा मेरा हाल चाल लेने ना आया और मुझे इस मुसीबत में छोड़कर चला गया। आज वही मैं तुम्हारे साथ भी कर रहा हूं। तुमने मुझ पर बहुत विश्वास किया, लेकिन आज ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हारे साथ विश्वासघात करना पड़ रहा है। मैं आज वही करने जा रहा हूं जो तुम मेरे मित्र ने मेरे साथ किया। आखिरकार बिलार को वो खाना खाने के लिए बुला लेता है। बिलार झपट कर खाना खाने लगता है और खाते ही खाते आखिरकार वह गुस्से में इधर से उधर उछल कूद मचाने लगता है और कुछ ही देर बाद उसकी सारी उछल कूद शांत हो जाती है, क्योंकि बिलार मर चुका था। अब बिलार जीवित ना था, खाने में जहर था। देवेंद्र लाल उस बिलार को खाना खिलाने से पहले कहता है कि आज तक मैंने पहले खाना खाया, तुमने मेरी जूठन खाई। आज अगर तुम बच गए तो तुम पहले खाना खाओगे और तुम्हारी जूठन मैं खाऊंगा। लेकिन बिलार अब इस संसार में जीवित ना बचा था। देवेंद्र लाल समझ चुका था कि उसकी जान लेने का षड्यंत्र रचा गया था और इसके एवज में बिलार की जान लेने के सिवा उसके पास कोई और रास्ता ना था। वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था, लेकिन उसने अपने मन को ढांढस बंधाते हुए कहा कि अगर वो बिलार की जान ना लेता तो आज उसकी जान चली जाती। मैंने स्वार्थवश एक जानवर को मार दिया, लेकिन करता भी तो क्या, ऐसी परिस्थितियों में मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो ना था। अब ज्यादा समझने और समझाने को कुछ बचा भी ना था। सही और गलत का भेद तो व्यक्ति तब कर पाता है जब स्थितियां सामान्य हो। आज स्थितियां ज्यादा सोचने के लिए बची ना थी। धर्म और अधर्म, सत्य और अहिंसा, ये सब बातें कोरी बकवास लग रही थी। देवेंद्र लाल को लग रहा था कि कैसे उसकी जान बचे, बस इसी का यत्न वो कर रहा था। आखिरकार उसने विजय पाई और रात में रोशनदान को निकालकर रोशनदान के रास्ते हुआ वहां से किसी तरह भाग निकला और उसी दिन अताउल्ला के उस मकान में भी आग लगा दी गई। अताउल्ला का पूरा मकान धू धू कर जल गया, लेकिन अताउल्ला अपने परिवार को लेकर दूसरी जगह जा चुका था। अताउल्ला ने भी अपने परिवार को बचा लिया। वह बिलार उसी आग में जलकर खाक हो गया। कुछ दिन बाद जब चीजें सामान्य हुई तो लाहौर से दिल्ली आने वाली ट्रेन में देवेंद्र लाल बैठता है और रेडियो में खबर करवाता है अपने परिवार वालों के लिए कि वह दिल्ली आ रहा है। और आखिरकार वहां उसे एक चिट्ठी मिलती है। इसकी लिखावट हूबहू वैसी ही थी जो चिट्ठी उसे अताउल्ला के घर पे मिली थी। आज इस दूसरी चिट्ठी में यह लिखा था कि मैंने तुम्हारी जान बचाकर कोई एहसान नहीं किया है, बस मैंने अपना फर्ज निभाया है। भारत जाने के बाद बस तुमसे यही विनती है कि अगर ऐसी स्थिति में तुम्हें कोई और दिखे, ऐसी मुसीबत में तुम्हें कोई और दिखाई दे, तो तुम भी उसकी इसी तरह मदद करना। यही मानवता की रीति है।
देवेंद्र लाल समझ चुका था कि इस हिंसा के बीच भी अहिंसा का भाव रखने वाला कोई और नहीं, ये जेबुलनिसा ही थी। उसकी एक क्षण के लिए प्रतिकृति उसकी आंखों में छप गई। वह समझ चुका था कि ऐसे निर्दयी लोगों के बीच ऐसा सहृदय व्यक्ति भी हो सकता है। आज वो मन ही मन उस जेबुलनिसा को बार बार धन्यवाद कर रहा था और अपने ईश्वर को याद कर अपने जिंदा होने का शुक्र मना रहा था। और इसी के साथ शरणदाता कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो ये थी आज की कहानी शरणदाता। ऐसी ही मजेदार, रोमांचक और हृदय स्पर्शी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे चैनल के साथ।